बाहर अगर ज्यादा दूर रख, ज्यादा पास रख दूंगा तो क्या होगा, फिर ये केस बहुत तकड़ा हो जाता है और कोई पूछता नहीं है। ये इंजीनियरिंग का फिर है, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो वहां सारे ये केसेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे केस लिया है फार अवे का, ठीक है। अच्छा, ये इनिशियल है। अब देखो सीधी सी बात है, मुझे एक चीज समझ में आती है कि इफ, ध्यान से समझना इस चीज को, इफ Q1 by R1 इज ग्रेटर देन Q2 by R2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर Q1 by R1, ये दिख रहा है ये वाली टर्म, ये वाली इतनी टर्म 1/4 तो कांस्टेंट है। तो अगर Q1 by R1 ग्रेटर है Q2 by R2 से, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं क्या बोल पाऊंगा, इट मींस V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। और अगर Q2 by R2 ग्रेटर देन है Q1 by R1 से, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, V2 इज ग्रेटर देन V1। और यहाँ पे तीन केस हैं, ध्यान देना, तीन केसेस आ जाते हैं। एंड इफ Q1 by R1 इज इक्वल टू Q2 by R2, तो इसको बोलूंगा V1 इज इक्वल टू V2। ये ध्यान देना, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो इसका मतलब क्या है, कौन ज्यादा पोटेंशियल पे, Q1। जो फर्स्ट स्फीयर है S1 इज एट ग्रेटर पोटेंशियल देन S2। तो अब सोचो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां भागता है, हाई पोटेंशियल, S2 से S1। हाँ तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर उल्टा बोलूं, अगर Q2 इज ग्रेटर देन Q1 by R1 है, तो इसका मतलब जो दूसरा स्फीयर है वो हायर पोटेंशियल पे है कंपेयर टू फर्स्ट स्फीयर। तो जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो S2 से S1 की तरफ भागेगा, ऐसे। पहले वाले केस में ऐसे भागेगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज उल्टा भागता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना। और अगर ये दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हैं तो फिर चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होगा। ये कल वाला ही केस है, ध्यान देना ना। तो ये इनिशियली हुआ, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, आफ्टर कनेक्शन विद कंडक्टिंग वायर, तो अब चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट करेगा। कब तक होगा जरा बताना, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आफ्टर कनेक्शन, मान लीजिए चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, सब कुछ हो गया और रुक गया, इस पे आ गया आप चार्ज Q1 डैश और इस पे आ गया Q2 डैश। तो कौन मुझे बताएगा अब V1 आफ्टर कनेक्शन, V1 क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा। Q1 डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। हाँ तो मैं ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा मैं ये लिख रहा हूँ। Q1 डैश और Q2 डैश क्या है, चार्ज ऑन स्फीयर जो मुझे निकालना है, ठीक है ना। चार्ज ऑन स्फीयर S1 चार्ज ऑन स्फीयर S2, ये फाइनल चार्ज है, बस ध्यान ऐसे सोचो, ये फाइनल चार्ज है। एफ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइनल चार्ज। तो चार्ज का ट्रांसफर कब रुकता है, चार्ज का ट्रांसफर रुकेगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मैं पहले वाले का पोटेंशियल लिख रहा हूँ, वो होगा आफ्टर, ध्यान देना सब कुछ हो चुका है, अब चार्ज का ट्रांसफर होने के बाद ये Q1 डैश फाइनल चार्ज है फर्स्ट वाले पे और Q2 डैश है फाइनल चार्ज ऑन S2। तो पोटेंशियल कितना आएगा, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q1 डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R1, और दूसरे वाले का आएगा Q2 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R2. Final potential of S1, ये है फाइनल पोटेंशियल ऑफ S2. बट मैं यहां पे लिख रहा हूं बट the transfer of charge will stop when potential of both sphere become equal. तभी ट्रांसफर ऑफ चार्ज रुकेगा. तो इसका मतलब ये जो फाइनल दोनों के पोटेंशियल हैं S1 के और S2 के, वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो अगर आप सेम करते हो तो आपको यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है. ये कैंसल आउट. ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो मैंने थर्ड केस बताया था ये हो जाना चाहिए. ये दिख रहा है, फाइनली ये हो ही जाएगा. ये जो थर्ड केस था ना, ये फाइनली हो जाएगा. यहाँ पे देखो, मतलब चार्ज का इस तरीके से ट्रांसफर हुआ. जैसे अगर Q1 देखो, R1 R2 तो फिक्स है, बट अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, तो अब क्या होगा, यहां से चार्ज, फर्स्ट वाले स्फीयर से चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा ताकि Q1 कम होता जाए और Q2 बढ़ता जाए, सच दैट थोड़े टाइम बाद ये कंडीशन फॉलो हो जाए. होप ये समझ में आ गया. यस सर. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन जो आएगी, यहाँ लिख रहा हूं सेकेंड इक्वेशन, तो वो मैंने आपको बताया था. सेकेंड इक्वेशन क्या रहती है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमेशा टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है. टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम. ये दूसरी इक्वेशन आएगी, सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई जो मैंने सॉल्व करके लिखा है. सेकंड इक्वेशन अब मैं लिख रहा हूं. कौन मुझे बताएगा इनिशियल चार्ज कितना है सिस्टम पे. सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम मतलब दोनों स्फीयर. क्या है बताओ, Q1 प्लस Q2. ठीक है, बिफोर कनेक्शन. हाँ, Q1 प्लस Q2 ये इनिशियल है, और फाइनल कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल ही रहेंगे क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है ना, चार्ज क्रिएट नहीं कर रहे. ये दूसरी इक्वेशन. तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर देते हो तो आपको Q1 डैश एंड Q2 डैश पता चल जाएगा, यानी फाइनल चार्ज पता चल जाएगा. और यही मुझे निकालना है, क्योंकि एक बार फाइनल चार्ज भी पता चल गया तो फाइनल पोटेंशियल भी मैं फिर बता सकता हूँ कि कितना आने वाला है. दोनों इक्वल ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है. अच्छा, कैसे सॉल्व करूँ, तो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है. मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले यहीं लिख देता हूँ एक ही जगह पे. मैं यहाँ से Q1 डैश निकाल लेता हूँ. Q1 डैश जो आएगा वो आएगा R2 बाय R1 बाय R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, R1 बाय R2 इंटू Q2 डैश, और ये उठा के इसमें रख देता हूँ Q1 डैश की जगह. तो जैसे ही मैं Q1 डैश की जगह रखता हूँ तो देखो क्या आएगा, ये आएगा R1 बाय R2 इंटू Q2 डैश, ये Q1 डैश की जगह रखा, प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. Q2 डैश कॉमन आ गया, यही मुझे निकालना है. R1 बाय R2 प्लस 1, Q2 डैश आया आपका, एलसीएम ले लो पहले, R1 प्लस R2 बाय R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Q2 डैश आता है आपका R2 अपॉन R1 plus R2 into Q1 plus Q2. So this is the final charge on second sphere. ठीक है,
R2 वाला जो रेडियस है उस पे आएगा इतना। और Q1 अब इसे उठा के अगर वापस इसमें डाल देते हो Q2 डैश, तो Q1 डैश पता चलता है। Q1 डैश आएगा आपका R1 by R2 into Q2 डैश विच इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। तो अगर आप ढंग से देखते हो तो इसमें R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 डैश आया R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। तो ये मेरा फर्स्ट पेयर पे चार्ज है, फाइनल चार्ज। तो मैं यहां लिख देता हूं फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट स्फेयर एंड फाइनल चार्ज ऑन सेकेंड स्फेयर। वैसे कईयों को ये पता होगा क्योंकि मैं एनडीए बैच में करा चुका हूँ, वहां पे मैंने फॉर्मूले से करवाया था, यहाँ डेरिवेशन से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट स्फेयर क्या है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, और सेकेंड वाले पे है R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। दिस इज Q1 डैश एंड दिस इज Q2 डैश। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। डेरिवेशन समझ में आ गया? यस सर। तो किससे कितना चार्ज जाएगा ये आपको आप बाद में बता सकते हो। जैसे मैं, क्योंकि सीधा तो आप बता नहीं पाओगे, तो डेरिवेशन है। आप ऐसे सोचो, डेरिवेशन भी ये मान के चलो, डेरिवेशन तो है ही नहीं, ये सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन और डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है। आप ऐसे सोचो कि ये एक तरीके से प्रॉब्लम ही है, बस इसमें क्या है कि जो Q1 और Q2 की वैल्यू है ना, वो मैंने दे नहीं रखी, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए ये थोड़ा सा इस तरीके का आ जाता है। तो मैं इसे ब्रैकेट में ये अंदर रख देता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इसमें कभी भी पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं होता अनटिल और अनलेस एक कंडीशन फॉलो ना हो। आप बोलोगे कि सर इसमें तो पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाता था, इसमें तो हो रहा था, इसमें तो बताया था कि अंदर वाले का जो चार्ज है वो बाहर पूरा को पूरा चले जाता है। आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर इसमें भी ऐसा हो सकता है कि ये जो Q1 है ये पूरा का पूरा Q2 में ट्रांसफर हो जाए, या Q2 पूरा को पूरा Q1 में ट्रांसफर हो जाए? तो ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है, उसके लिए मुझे कंडीशन बताना पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होता। देखो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं, बेटर ये है मैं क्वेश्चन लूं। ठीक है, मैं यहीं ले लेता हूं, फिर बाकी आप कर लेना। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, if two sphere of radius 10 centimeter and 40 centimeter having charges 2 coulomb minus 22 coulomb are connected by conducting wire। आपको दो चीजें बतानी है, दो नहीं तीन चीजें। पहले तो बताना है फाइंड आउट दी फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर, फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फीयर, एंड तीसरा हाउ मच चार्ज will transfer from one to another sphere। तो बहुत
अपने आप में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें दो और पार्ट हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ना मैं कैपेसिटर में भी करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो कैपेसिटर में कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे देखेंगे, वहां पे मैं ये पूरा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। ये आप सोचो यही डेरिवेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। वहां पे सिर्फ एक और चीज है कि इसमें एक और पार्ट पूछा जाता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आप इसको वायर से कनेक्ट कर रहे हो, कंडक्टिंग वायर से, तो क्या एनर्जी का लॉस होता है। तो वहां पूछा जाएगा ये बाद में, ठीक है ना। तो अभी यहाँ देख लेते हैं। तो अब आप सोचो कि कैसे करोगे। तो देखना, जरा ध्यान देना। एक तो मैं पूरे तरीके से बताता हूँ, और एक आप ऐसे सोचो कि मैं एक इस लॉन्ग मेथड से बताऊंगा थोड़ा सा। अब लॉन्ग भी नहीं है वो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी हो जाएगा। या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से इजी रहता है वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, देखो अब ध्यान देना। जो फर्स्ट वाला स्फेयर है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाला स्फेयर जो है उसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। कौन मुझे इनिशियल पोटेंशियल बता देगा, जरा बताएगा कोई। इनिशियल इसका बताएगा कोई, कितना आएगा इनिशियली। उससे क्या है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता चलेगा कि जब मैं दोनों को कनेक्ट करूँ ना, तो किससे किस कहाँ पे चार्ज भागेगा, ठीक है ना। तो देखो इस पे चार्ज कितना है, 2 कूलम है। और इस पे कितना है, बैटरी है ना। 2 कूलम मत लो, माइक्रो कूलम लो, ठीक है ना, इजी रहता है फिर। माइक्रो कूलम दे देना, ठीक है। जरा कैलकुलेशन करके बताएगा कोई कितना है। फर्स्ट वाले का पोटेंशियल। यस, हमेशा जो है चार्ज कंजर्व रहता है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये माइक्रो कूलम है, और ये -22 माइक्रो कूलम। तो इनिशियल पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट वाले का आ रहा है 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻⁻⁴। 18 × 10⁻⁴। ओके, तो 18 × 10⁻⁴, बहुत बढ़िया, ये वोल्ट हो गया। और V2 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁻⁶। कितना आ रहा है ये, नेगेटिव में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना आ रहा है बताएगा कोई। 198/4 आ रहा है। 198/4 इंटू 10⁻⁴, आई थिंक। यस सर। तो इससे पता चल रहा है कि कौन ज्यादा पोटेंशियल पे। तो हमें पता चल रहा है डायरेक्टली V1 इज ग्रेटर देन V2। फर्स्ट स्फेयर जो है वो सेकेंड स्फेयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल पे, इसका पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हो तो आप बोल सकते हो, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा, क्योंकि हायर टू लो जाता है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर स्फेयर से कहां भागेगा, 40 सेंटीमीटर वाले स्फेयर। और कब तक भागेगा, इक्वल होने तक। हाँ, आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन अगर मैं ये मानूं Q1 डैश एंड Q2 डैश आर फाइनल चार्जेस S1, तो दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम ना हो जाए तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा। फाइनली जो है फर्स्ट वाले स्फेयर का पोटेंशियल हो जाएगा Q1 डैश 4πε0 10 × 10⁻⁻², और इसका हो जाएगा Q2 डैश 4πε0 40 × 10⁻⁻²। देखो क्या क्या कैंसल आउट हुआ, 4πε0 कैंसल आउट हुआ, 10⁻² कैंसल आउट हुआ, और ये 4 से गया,
you will get this equation q1 dash by 1 q2 dash by 4, यानी कि q2 dash आया 4 times q1। ये मेरी पहली इक्वेशन है आफ्टर कनेक्शन। एंड टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज कितना है बताओ, बताएगा कोई? इनिशियली कितना था सिस्टम पे? 2 माइक्रोकूलम प्लस -22 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, माइक्रोकूलम में है, ठीक है ना ये आंसर। और फाइनल है q1 डैश प्लस q2 डैश, ये दूसरा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, विल गेट दी आंसर। तो ये आ गया -20, q2 डैश की जगह आप क्या डालोगे? 4q1 डैश, यानी आपका आंसर आ रहा है q1 डैश कितना आ रहा है? -20/5, दैट इज -4 माइक्रोकूलम। और q2 डैश आ रहा है आपका -16। -16 माइक्रोकूलम। ये फाइनल चार्जेस हैं दोनों पे। ओके, समझ में आ गया ना? ये फर्स्ट है फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर। नाउ फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ दी स्फीयर ये भी निकाल सकते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। फाइनली इस पे चार्ज कितना आ गया? फर्स्ट वाले पे -4 माइक्रोकूलम, इस पे आ गया -16 माइक्रोकूलम। अच्छा, दोनों का पोटेंशियल सेम ही आना है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक का निकाल लो, फाइनल पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो बी पार्ट हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फीयर। तो एक का निकाल लो, वही है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सेम ही आने वाला है। अच्छा, इसका बताओ कितना आएगा फाइनली? 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁴ -4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻2। कितना है? -36 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ये फाइनल है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा सेकेंड पार्ट। यस सर। थर्ड पार्ट कैसे निकालें कि कितना चार्ज कहां से ट्रांसफर हुआ? तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट वाले स्फीयर से सेकंड वाले स्फीयर में क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फर्स्ट वाला हायर पोटेंशियल पे और सेकंड वाला लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका क्या होता है? इस तरीके से सोचो आप, ये दोनों स्फीयर बना लेना। पहले इस पे इनिशियल चार्ज देखो कितना है, 2 माइक्रोकूलम। और फाइनल चार्ज कितना है? -6 से कितना है? 4 है। तो -4। -4 है, -4 माइक्रोकूलम। और अगर आप इस पे देखोगे तो इस पे था -22 माइक्रोकूलम और फाइनली है -16 माइक्रोकूलम। तो मुझे बताओ इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? इसके पास पॉजिटिव चार्ज था ना पहले, अब नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के इसमें चले गया, तभी इसके पास नेगेटिव चार्ज है। और इसमें क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है, पहले से ही इसमें क्या था? नेगेटिव चार्ज था, और कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। कौन मुझे बताएगा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? बिना देखे कोई बताएगा? 6 सिंपल कर माइक्रोकूलम। लीजिए। हाँ, 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम है ना, साफ साफ पता चल रहा है 6 माइक्रोकूलम। क्योंकि देखो 2 माइक्रोकूलम है, अगर यहां से +6 माइक्रोकूलम चले जाए, ठीक है, तो आप सोचो अगर 2 माइक्रोकूलम में से 6 माइक्रोकूलम निकल जाए तो बचेगा कितना? -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इसके पास ऑलरेडी कितना था? -22, और इसे कितना मिल गया? 6 माइक्रोकूलम पॉजिटिव मिल गया, तो आंसर कितना आ गया? -16 माइक्रोकूलम। तो कितना ट्रांसफर हो रहा है? 6 माइक्रोकूलम। कहां से कहां? आंसर क्या है? +6 माइक्रोकूलम
will transfer from S1 to S2। ये एक आंसर है, ये भी सही है, और एक और लिख रहा हूं, देखो ये भी सही है अगर आप ढंग से देखोगे। -6 माइक्रोकूलम will transfer from S2 to S1। आप उल्टा भी बोल सकते थे, आप बोलोगे कि सर यही क्यों बोला, ये तो सही है, चलो आपने ठीक ये बोल दिया है, लेकिन ये भी तो हो सकता था। देखो अगर मैं इसे ऐसे नहीं बोल के ऐसे भी तो बोल सकता हूं। देखो यहां से नेगेटिव चार्ज निकला कितना, -6 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइनस चार्ज कहां से कहां ट्रेवल करता है, हाई टू लो अपने आप जाता है। ठीक है, तो -6 माइक्रोकूलम गया कहां से, S2 टू S1। तो आप सोचो कि इसके पास ऑलरेडी -22 था, इसमें से -6 निकल गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचा कितना इसका, -16 माइक्रोकूलम। यस और इसके पास था +2 माइक्रोकूलम, तो इसमें कितना ऐड हो गया, -6 माइक्रोकूलम, तो इसका कितना आ गया, -4 माइक्रोकूलम। यानी कि ये भी सही है। तो दोनों आंसर होते हैं, ठीक है ना, दोनों आपको समझने पड़ेंगे, ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली आपको देखना है। तो देखो तीनों पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो लॉन्ग मेथड था, अगर आप ढंग से देखोगे। आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला फिर क्या यूज है, देखो फॉर्मूले से भी करके दिखा देता हूँ, फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ। ये सेकंड मेथड हो जाएगा, और मैं कोशिश करूं, मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप ना कोशिश करना कि इससे ही करो, फॉर्मूले से ही करो। मेथड 2 बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मेथड 2 बाय फॉर्मूला। ये बल्कि ज्यादा इजी है। अब किसी को अगर जो एनडीए में है उन्हें पता होगा कि मैंने कैसे समझाया था। देखो समझाने का तरीका क्या है कि इस तरीके से Q1 डैश और Q2 डैश आप कैसे लिखोगे, फाइनली कैसे लिखोगे। तो Q1 डैश का मतलब क्या है, ये किसका चार्ज है, फर्स्ट पेयर का, ठीक है ना। Q1 डैश इज दी चार्ज ऑफ फर्स्ट पेयर, तो ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है ना, फर्स्ट पेयर का। क्योंकि आप फर्स्ट पेयर का चार्ज निकाल रहे हो, तो आपको यहां पे लेना पड़ेगा रेडियस ऑफ फर्स्ट पेयर, सीधा ले लेना फाइनल चार्ज निकालने के लिए, दैट इज R1, ठीक है। और बाकी फैक्टर कॉमन है, देखो अगर आप ढंग से देखोगे बाकी फैक्टर दोनों दोनों में कॉमन है। Q1 प्लस Q2 क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, और R1 प्लस R2 क्या है, सम ऑफ द रेडियस। ओके, सेकेंड देखो, क्योंकि ये क्या है, ये है चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर, तो Q2 डैश क्या होगा, रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर, और बाकी फैक्टर दोनों में देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो सेम है, ठीक है। अब देखो अगर मैं निकालना चाहूं तो देखो सीधे फॉर्मूले से निकलेगा। अब Q1 प्लस Q2 बताओ, देखना जरा मुझे बताना, Q1 डैश और Q2 डैश देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, Q1 डैश और Q2 डैश। R1 था 10, R2 था 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आएगा नीचे, नीचे आएगा 10 प्लस 40, 10 प्लस 40, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें,
क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, ठीक है। अब टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज कितना था, 2 - 22 माइक्रोकूलम। 2 - 22 माइक्रोकूलम, तो ये आया 10/50 -10 -20 सॉरी, और ये आएगा 40/50 -20। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये 0 गया, ये 4 से गया, तो आंसर आया -4 माइक्रोकूलम। और ये 0 0 गया, ये गया -4 से, -4 × 4 -16 माइक्रोकूलम। ये देखो, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे। समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो अब देखो बाकी पार्ट तो, ये वाले पार्ट में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बी और सी में तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कर सकते हो। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है जो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था। व्हाट हैपन इफ R1 एंड R2 इज सेम? R1 R2 सेम है, इसका मतलब बोथ कंडक्टिंग स्फेयर आर ऑफ सेम रेडियाई, और इसी को बोलते हैं आर ऑफ सेम साइज। याद है किसी को मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों कंडक्टिंग स्फेयर का रेडियस सेम है और वायर से कनेक्ट करते हो, तो जो दोनों पे चार्ज आता है वो कितना आता है, Q1 + Q2/2। यस सर। तो अगर आप ढंग से देखोगे, देखो उतना ही आएगा, देखने का। R1 + R1, ये चीज समझ में आई मैंने क्या लिखा? R1 R2 सेम है, R2 + R2, Q1 + Q2, फाइनल चार्ज लिख रहा हूं दोनों पे, अगर दोनों का साइज सेम है तो ये आएगा R1/2R1, Q1 + Q2, R1 R1 कैंसिल आउट, फाइनल चार्ज आया Q1 + Q2/2। और यहाँ पे आएगा R2/2R2, Q1 + Q2, तो R2 R2 कैंसिल आउट हुआ, Q1 + Q2/2। तो ये देखो वो स्पेशल केस है जो कभी करवाया था और यहाँ पे यूज आ गया, ठीक है ना। यस सर। अब दूसरा जो केस है, दूसरा स्पेशल केस है, दूसरा केस ये है कि क्या इस केस में भी एक स्फेयर का चार्ज दूसरे में पूरा को पूरा ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है, अगर इफ मैं ऐसे बोलूं, ध्यान देना, R1 इज ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन R2। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मतलब क्या है? द साइज ऑफ S1 sphere is very much larger than S2। तो देखो क्या होगा, मतलब ऐसे सोचो कि S1 है ऐसा और S2 है ऐसा, ऐसे सोचो। आया समझ में? यस सर। मतलब आप सोचो कि एक कंपेयर क्या कर रहे हो आप, इस तरीके से कंपेयर कर रहे हो कि भाई ये एक छोटा सा मेटेलिक स्फेयर है और ये अर्थ है, तो क्या मेटेलिक स्फेयर, इसका रेडियस कितना होगा, अर्थ का 6400 किलोमीटर, कहीं पढ़ा होगा, और ये मान लीजिए 1 मीटर का है, तो इसके इस 1 मीटर के कंपैरिजन में कितना है, ये तो बहुत बड़ा है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में देखो Q1 और Q2 कितना आता है, ध्यान देना।
Q1 डैश और Q2 डैश कितना आता है? अच्छा, कौन मुझे बताएगा अगर R1 इज वेरी मच ग्रेटर देन R2 है तो R1 बाय R2 कैसा होगा? इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। और R2 बाय R1 कैसा होगा? 0 टेंडिंग। टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बहुत बढ़िया, तो टेंड होता है यहाँ पे, टेंड्स टू ही लिख सकता हूँ, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं, मैं R1 से डिवाइड कर देता हूं, देखना दोनों को। तो अगर मैं R1 से डिवाइड करूं यहाँ पे तो देखो क्या आएगा, ध्यान से समझना इसको मैं क्या कर रहा हूं। ऊपर आ गया 1, नीचे आया 1 प्लस R2 बाई R1 कैसा गया है देखो, 0 दिख रहा है? आ रहा है समझ में? यस सर। 0 देखो कितना आया, कितना आया बताओ ये, Q1 प्लस Q2 आया समझ में? और यहीं पे अगर मैं R2 से डिवाइड कर दूं, दोनों को, नीचे वाले को, ठीक है ना, Q2 डैश को, तो आपको ये पता चलता ही आता है 1 अपॉन R1 बाय R2 कहां जा रहा था, इंफिनिटी पे। टेंडेंट टू इंफिनिटी। तो ये आएगा इंफिनिटी प्लस 0 Q1 प्लस Q2। अच्छा, इंफिनिटी में 0 ऐड किया तो कितना आया, इंफिनिटी आया। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। 0। बट ध्यान देना ये टेंड्स टू है, ठीक है ना, दिस इज ऑलवेज टेंड्स टू। तो अब बताओ क्या हुआ, कौन बताएगा इसमें क्या हुआ होगा? इसमें कुछ ऐसा हुआ, ध्यान से समझना। या मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर से, ये लास्ट केस है। ये पार्ट वैसे मैं बताने वाला हूँ आपको कैपेसिटर में, इसको ही बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का काम क्या होता है, अर्थ क्या बोलता है? जैसे ये अर्थ है, इस पे चार्ज था Q1 और एक छोटा सा और स्फेयर है, इस पे चार्ज है Q2, और दोनों को जैसे ही आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तो ये जो Q2 है ये सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, Q1 में। फाइनल चार्ज आएगा S1 पे, Q1 प्लस Q2, एंड फाइनल चार्ज ऑन S2 0। आया समझ में कि नहीं? सर ये देखो, इसका मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बड़े स्फीयर से छोटे स्फीयर में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मत बोलो, इलेक्ट्रॉन तो देखो आप बोलोगे कि सर Q2 जो चार्ज है वो चले गया इसमें, बड़े वाले स्फीयर में चले गया, लेकिन ये Q2 क्या था? तो मैं बोलूंगा Q2 जो चार्ज आपने दिया था, जो आपने दिया था, ये दिख रहा है, ये आपने दिया था। आ रहा है समझ में? ये कौन सा चार्ज था, ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है जो आपने दिया है? क्या इसके अंदर चार्ज नहीं है? तो मैं बोलूंगा चार्ज है, लेकिन जैसे ही Q2 ट्रांसफर होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट था और जितना नेगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट था जब आपने Q2 नहीं दिया था, तो ये न्यूट्रल था ना। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन इक्वल अमाउंट में, तभी तो न्यूट्रल है। तो वो पड़ा रहेगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो आप देते हो वो भाग जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा ध्यान देना, यही तो अर्थिंग का काम होता है ना। अर्थिंग क्या होती है, इसी को अर्थिंग बोलते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। ध्यान देना, इसी को यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं। कोई आपसे पूछे कि अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं अर्थिंग को? अर्थिंग को ऐसा बोलते हैं कि सर हम क्या करते हैं कि कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए, ये मान लीजिए मेरा एक डिवाइस है, कोई कुछ भी डिवाइस हो सकता है, मान लीजिए अभी गर्मी पड़ रही है, कूलर है ये। तो कूलर में क्या होता है कि इसकी बॉडी अगर लोहे की बनी है, तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जो वायर है जहां से करंट आ रहा है, ऐसे ऐसे होता है, एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है,
लाइव का मतलब होता है यहां से चार्जेस आएंगे, अपना काम करेंगे, और न्यूट्रल मतलब जहां से ऑब्वियसली बात है क्या बोलते हैं, चार्ज आए हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो उन्हें जाने के लिए भी रास्ता चाहिए, तो रास्ता जो है न्यूट्रल देता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो आपका 3 पिन प्लग होता है उसमें ऐसे, उसमें 3 ऐसे सॉकेट निकले होते हैं। ये जो बड़े वाला होता है ये होता है अर्थ। जो अब ध्यान देना, ध्यान से समझना कि जितने भी बड़े बड़े डिवाइसेस जैसे कूलर जिसमें पावर बहुत ज्यादा चाहिए होती है, या एसी, तो उनके प्लग हमेशा देखना अर्थिंग रहती है उसमें। फिर ये क्या है, ये हो गया लाइव, ये हो गया न्यूट्रल। तो अर्थ का वैसे कोई काम नहीं होता, ध्यान देना, अर्थ का वैसे कोई काम नहीं है। अर्थ में अगर आप टच करोगे कभी भी आपको करंट नहीं लगेगा। कब लगेगा करंट, मान लीजिए जो वायर है ये ऐसे कुछ काम कर रहा था, यहां से होता हुआ इसमें कुछ काम हुआ, काम मतलब कि यहाँ मोटर चला दी इसने। कई बार क्या होता है ये वायर कट जाता है। अब वायर मान लीजिए यहाँ से कट गया, तो ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ये कैसी बॉडी है, मेटालिक बॉडी है। तो आपको पता है जैसे ये कट लगा, कट लगने के कारण ये जो चार्ज है, अब चार्ज जो है, चार्ज के बाद दो रास्ते हैं, एक तो यहां से जा सकता है ऐसे, तो कुछ चार्ज अपना काम करते हुए न्यूट्रल में जाएंगे, और कुछ चार्ज जो है वो कहां पहुंच जाएंगे, आउटर बॉडी पे चले जाएंगे इसकी। इन्हें कहीं रास्ता मिल नहीं रहा, ये वापस नहीं जा रहे, ये सरफेस पे है। तो अब आप क्या करो, अगर आपने ये पकड़ लिया, मान लीजिए गलती से पकड़ लिया अपने हाथों से, तो जैसे ही आप पकड़ते हो तो इन चार्जेस को आपकी बॉडी के थ्रू रास्ता मिल जाता है, तो ये आपकी बॉडी के थ्रू होते हुए कहां घुस जाते हैं, अर्थ में घुस जाते हैं। तो आपको एक शॉक लगता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो एक अच्छा खासा शॉक लगेगा आपको। अब इस शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो अर्थिंग होती क्या है, इस बॉडी से एक वायर कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कनेक्ट होता हुआ ये यहां जाएगा ऐसे, ध्यान देना, ये जो वायर है ये बॉडी से कनेक्टेड होगा, और ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, और यहां से एक वायर निकलता है, वो कहाँ जाता है, ध्यान देना। हर घर जब बनता है तो उसके नीचे एक प्लेट लगा देते हैं, तो नीचे वाला, एटलीस्ट नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसके ग्राउंड में एक प्लेट लग जाती है, कैसी, कॉपर की या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल की एक प्लेट लगी होती है, ये ग्राउंड में घुस जाती है और उसके थ्रू ये वायर कनेक्ट रहता है। तो आप मुझे बताओ कि आप पकड़ रहे हो, जैसे ही आप पकड़ रहे हो तो ये चार्ज होगा यहाँ पे कि पहले से ही कहां चले गया होगा, अर्थ में घुस चुका होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस क्योंकि सर। जैसे ही आपने अर्थिंग प्रोवाइड कर दी ना, तो ये चार्ज यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, इसे एक रास्ता मिल गया कहां जाने के लिए, अर्थ में घुसने के लिए। अब क्योंकि अर्थ का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, और मैंने यहाँ पे क्या बताया कि किसी भी बॉडी का, कंडक्टिंग बॉडी का, अर्थ को हम कंडक्टर मानते हैं, ठीक है ना, अर्थ इज ए कंडक्टर, ध्यान देना। तो अर्थ एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसका साइज है बहुत बड़ा, और ये जो कूलर है इसका साइज है बहुत छोटा। अब कूलर को मिला चार्ज कितना, Q2, ठीक है, और कूलर ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है, बाय अ वायर, अर्थ से, और अर्थ का साइज बहुत ज्यादा है। तो ध्यान देना, जितना बड़ा साइज होता है कंडक्टिंग बॉडी का, वो कोशिश करता है उसमें उतना ही चार्ज ज्यादा समा सके, वो कोशिश करता है उतने उसमें उतना ही ज्यादा चार्ज समा सके। अब क्योंकि अर्थ का साइज बहुत ज्यादा है 6400, तो वो कोशिश करता है सारा ही चार्ज लेने की। तो ये जो चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला जो चार्ज है, ये अपने आप इस वायर के थ्रू होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ कहाँ घुस जाता है, अर्थ में। तो अब अगर आप कनेक्ट करोगे, आप मतलब आप अपने हाथ से कनेक्ट करोगे, तो चार्ज आपके बॉडी से होता हुआ अर्थ में नहीं जाएगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। समझ में आ गया? यस सर। तो यस सर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। तो जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है, ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है। क्लियर रहेगा? हाँ सर। चलो ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, ये वाला आप करके बताओ। अर्थ में रहेगा,
अर्थ से बोलोगे सर, अर्थ से कहाँ जाएगा, अर्थ में ही रहता है। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर हम अर्थ पे खड़े तो हमें क्यों नहीं करंट लग रहा। तो मैंने आपको बताया ना, आपकी बॉडी का साइज कैसा है, आपकी बॉडी का साइज कैसा है, आप इस पे खड़े हो, सारा चार्ज अर्थ ने ले रखा है, ये अभी देखो Q1 प्लस Q2। अब आप क्या करो, इसको कनेक्ट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चार्ज वापस नहीं जा सकता, दिस चार्ज कैन नॉट गो। ये जो Q2 आया था ना, ये जो Q2 आया था, ये आया था S2 से S1 में। अब ये Q2 वापस नहीं जा सकता, आप चाहे वायर कनेक्ट करते रहो कुछ भी, या टच करते रहो, इससे टच करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो ये जो बड़ी वाला स्फीयर है उसके अंदर ही रहेगा आराम से। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो अब मुझे एक क्वेश्चन कराओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, मैं आज भेजूंगा, आज भेज दूंगा, कल नहीं भेज पाया था क्वेश्चन, आज मैं भेज दूंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे दिखेंगे मुझे, जो कल से रिलेटेड है, आज से रिलेटेड है, मैं भेजूंगा आज। कम से कम होंगे लगभग 10-15 के करीब क्वेश्चन होंगे। मुझे बताओ जरा इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक लास्ट टॉपिक और बचता है, वो करवाना है मुझे। क्या बोला है, ध्यान देना, सीधा फॉर्मूले से करना है, इतना कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 चीजें निकालनी है। इफ टू कंडक्टिंग स्फेयर of radius 10 centimeter and 30 centimeter, इसका रेडियस है 2 कूलम, इसका रेडियस है माइनस, इस पे चार्ज है 2 कूलम और इस पे है -10 कूलम। जैसे मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताओ फाइनल चार्ज कितना आएगा दोनों को। सर फर्स्ट पे -2 कूलम, ओके, -2 कूलम, Q1 डैश, Q2 डैश। Q1 का रेडियस कितना है, फर्स्ट वाले का रेडियस है 10, 10 प्लस 30, टोटल चार्ज 2 - 10। दूसरे वाले का 30/10 प्लस 30, ओके, आ गया कईयों का। तो पहले पे आया कितना, -2 कूलम, और दूसरे वाले का क्या आएगा, 30/40 -8 -6 कूलम, यही है क्या? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। फाइनल चार्ज, फाइनल पोटेंशियल बता दोगे जरा कितना आएगा दोनों का? इनिशियल भी निकाल सकते हो, मैं फाइनल पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, ये पार्ट है। फाइनल पोटेंशियल बताओ। एक का ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक का निकालोगे तो दूसरे का भी उतना ही है। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ -2 18 × 10⁻10। ओके, बहुत बढ़िया। -18 इंटू, माइनस है ठीक है ना, -18 इंटू 10⁻10 वोल्ट। बहुत ज्यादा पोटेंशियल, आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और इसी से मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो कैपेसिटेंस में है, कि आपने देखा होगा कभी, आप यूट्यूब देखते होगे, यूट्यूब में आपने टेस्ला कॉइल देखी होगी, टेस्ला कॉइल नहीं बोलते उसे एक्चुअल में, देखा होगा हाथ से जो है वो निकली होती है, बिजली निकल रही होती है, लेकिन बॉडी को कुछ नहीं होता। वो यहीं से एक्सप्लेन होगा, देना देखना, ये आप भी बना सकते हो घर पे, लेकिन केयरफुल रहना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, वैसा ही रहता है वो। वैसे तो टेस्ला कॉइल बोलते हैं, वो अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो उसे।
सर अर्थ में टोटल चार्ज कितना होता है? अब मैं ऐसे कैसे बता दूं कि अर्थ में कितना चार्ज है, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा है तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि वो तो भैया जिसको चार्ज मिलता है, जिस बॉडी पे चार्ज में, अभी इस इंस्टेंट पे भी अर्थ जो है चार्ज ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, क्योंकि हर जगह अर्थिंग कनेक्टेड, तो बताना मुश्किल है। आया समझ में? यस। बताना मुश्किल है कि कितना चार्ज उसके पास होगा। बहुत चार्ज है, बहुत चार्ज है। अब आप ये बताओ कि कितना चार्ज किससे ट्रांसफर हुआ। कैपेसिटेंस में देखेंगे, लिमिट कितनी होती है कितनी नहीं होती, कैपेसिटेंस में देखने वाले हैं, ठीक है ना। हम देखेंगे कैपेसिटेंस में, देखेंगे वहां पे चार्ज लेने की एक लिमिट आती है, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस जो है, जो मैं अगला करवाने वाला हूँ, उसमें देखेंगे लिमिट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। एक से बता दो बस, और कुछ नहीं है। इस पे फोर है कूलम। 2 कूलाम इनिशियल, फाइनल है -2 कूलाम। तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज निकल गया है यहाँ से। कैसे निकाला? कितना पॉजिटिव चार्ज निकला? 4 कूलम। 4 कूलम। 4 कूलाम निकला, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है कि 2 कूलाम में से 4 कूलाम निकल गया, यानी माइनस कर दोगे तो बचा कितना, -2 कूलाम। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ 4 कूलाम विल ट्रांसफर फ्रॉम S1 टू S2, और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, -4 कूलाम विल ट्रांसफर फ्रॉम S2 टू S1, ये भी लिखा जा सकता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गए दोनों दोनों केस? यस सर। ठीक है, दोनों केस समझ में आ गए। जब मैं इंटरनली कनेक्ट करता हूं और एक्सटर्नली कनेक्ट करता हूं तो क्या होता है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हमेशा हमेशा एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जब भी डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर टॉर्क लगती है। टॉर्क मतलब सुना है कभी क्या होता है टॉर्क? पिछली क्लास में पढ़ा होगा। रोटेशनल मोशन। हाँ, रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा होगा कि टॉर्क का मतलब होता है कि रोटेशनल फोर्स, घुमाने वाली फोर्स, उसे रोटेशन फोर्स भी बोल देते हैं प्यार से, ठीक है। हाँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये चीज ध्यान देनी है आपको, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। टॉर्क मतलब उसे घुमाती है वो, ठीक है। कब तक घुमाती है? जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। वो अभी देखेंगे इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेबल का मतलब क्या है। स्टेबल और अनस्टेबल, यहाँ पे भी दो टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं। ऐसी ही चीज आपको मैग्नेटिज्म में भी मिलेगी। मैग्नेटिज्म में आएगा मैग्नेटिक डायपोल। आपने देखा होगा मैग्नेट भी एक डायपोल होता है जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा रखा जाए तो आपने देखा होगा मैग्नेट घूमती है, रोटेट हो जाती है, तो वहां पे भी टॉर्क लगती है, ध्यान देना। और फॉर्मूला एकदम सिमिलर आता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लेना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि मैं यहाँ पे दो चीज बताऊंगा कि कितनी टॉर्क लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, ध्यान से समझ लेना। तो कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि आपने देखा होगा ये पैरेलल लाइंस बना रखी है मैंने। और यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है, देखो डायपोल होता क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, कितना 2a। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा, अब मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कोशिश करता है कि पॉजिटिव चार्ज उसकी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे।
तो मूव अपने आप थोड़ा ना करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी, कितनी, Q इंटू ई। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट को कहीं पे रखा, उस पर फोर्स निकाली और Q नॉट से ही डिवाइड कर दिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो फोर्स कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो उसे Q नॉट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मुझे, ई दे रखी है, ऑलरेडी पता है मुझे, और ये चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, क्यू ई, और किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। फिर दूसरे वाला चार्ज माइनस क्यू, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और उतनी ही लगेगी क्योंकि चार्ज की वैल्यू बस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो क्यू इंटी ई हो जाएगा, दैट्स इट। आया समझ में यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान देना कि यहाँ पे दो चीज हैं, ये है डाइपोल मोमेंट और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मानूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, अगर थीटा मानूं तो इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो इस ट्राइंगल से आप क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो, ध्यान देना, 2a x एंड थीटा। कैसे निकालूंगा, x बाय 2a क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो x आ गया आपका 2a साइन थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। तो ये मैं आगे लिख दूंगा। अच्छा, फोर्स कितनी है, कोई भी एक फोर्स लो, क्यू ई, ये फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा। तो यानी कि टॉर्क क्या लगी, टॉर्क इस तरीके से लगी, ध्यान देना, Q इंटू 2a ई साइन थीटा। किसने पढ़ा होगा Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, डाइपोल डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क, टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, पी ई साइन थीटा। ओके, अब आप सोचो कि ये तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, तो ये होता है, याद रखना, P क्रॉस E। E क्रॉस P नहीं होगा, आपके पास हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, Y क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ध्यान देना P कैसी क्वांटिटी है, यस, P कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। E कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। और टॉर्क भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान देना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही एक वेक्टर को वेक्टर दे सकता है, ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है ना। तो यहां पे P और E वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है ना, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से एक और वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो E क्रॉस P नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, P क्रॉस ही लिखना है, E क्रॉस P नहीं चलेगा, ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। वाई, क्योंकि देखो डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ और E है इस तरफ, कौन मुझे बताएगा कि ये रोटेट किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बताएगा कोई, ये कैसे रोटेट होता हुआ आएगा,
ऐसे किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? ऐसे रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज। हाँ, तो एक क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ आएगा। तो सर कैसे क्लॉकवाइज पता चला? देखना, तू ऐसे सोच कि तूने ये -q और +q पे दो धागे बांधे हुए हैं, जो दो एरो है ना, ये वाले एरो, ये वाले एरो और ये वाला एरो, सोच ये थ्रेड बांधा हुआ है, ऐसे सोच। अब इन थ्रेड को खींच, थ्रेड मतलब फोर्स जो लग रही है, इनको खींचेगा तो ये q किधर जाएगा? q इधर भागेगा और -q इधर भागेगा, तो ये रोटेट कैसे होता हुआ दिखेगा आपको? क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ यस दिखेगा। सर। ठीक है ना? दिस विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही आनी चाहिए। अब किसी को याद है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन निकालते थे, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से अगर एक वेक्टर आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है ना? यस सर। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is given by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मैं अपना अंगूठा, ध्यान देना, अपना अंगूठा P की तरफ रखूं, राइट हैंड का अंगूठा, ध्यान देना कैसे बता रहा हूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आप सोचो कि आपने अपनी राइट हैंड का अंगूठा, या सॉरी, राइट हैंड की उंगलियां, राइट हैंड की उंगलियां, ये उंगलियां राइट हैंड की उंगलियां, ये आप खुद करके देख सकते हो, मैं दिखा भी देता हूं आपको। तो आप ऐसे सोचो कि आपने अपने राइट हैंड की उंगलियां पी की तरफ रखी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से, और आप रोटेट कर रहे हो, देखो ऐसे, इस तरीके से रोटेट कर रहे हो। ठीक है? तो ये अंगूठा ये कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? तो टॉर्क जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, लेकिन ध्यान दो आपको पी को किस तरफ रोटेट करना पड़ा है, क्योंकि डाइपोल रोटेट हो रहा है, ध्यान देना, डाइपोल रोटेट हो रहा है। तो डाइपोल रोटेट होता हुआ किस तरफ जाएगा? ई की तरफ जा रहा है, ई की डायरेक्शन में। अगर आप ढंग से देखोगे इसी में, इसमें अगर आप देखोगे तो डाइपोल रोटेट होता हुआ कब तक रोटेट होता जाएगा? जब तक डाइपोल ई की डायरेक्शन में ना आ जाए। तो यानी कि डाइपोल का रोटेशन किस तरफ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए पी क्रॉस ई लेना पड़ता है। ठीक है? ई क्रॉस पी नहीं ले सकते, ध्यान देना। वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई लोगे तो राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाएगी। ठीक है? अब एक इसमें कुछ स्पेशल केस है, ध्यान देना। स्पेशल केसेस क्या है कि what happen to the torque if theta is 0? बताएगा कोई? टॉर्क कितना लगेगा? PE जीरो। sin 0, so sin 0 is 0, that is 0। ठीक है? तो जब थीटा एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मूवमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, इन दोनों के बीच एंगल 0 हो गया, यानी कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो टॉर्क नहीं लगती है। ये पहला केस है। दूसरा केस, अगर 90 डिग्री पे होगा तो सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगी, कितनी? PE। ये मैक्सिमम टॉर्क हो सकती है, और ये कब लगती है? ध्यान देना, जब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तीसरा, 180 डिग्री पे टॉर्क कितनी लगेगी? बताएगा कोई कितना होगा? 180 मतलब डाइपोल मूवमेंट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन जीरो। में, तो फिर से 0 लगेगी। फॉर्मूला तो यही बता रहा है। आ रहा है ना समझ में?
तो मिनिमम जो टॉर्क लग सकती है वो है 0 और मैक्सिमम जो लग सकती है वो है पीई। तो वेरिएबल होती है, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टॉर्क जो होती है ना कुछ इस तरीके से वेरी करती है, देखना। इंपॉर्टेंट नोट में ये है, फ्रॉम थीटा 0 to 90, मतलब अगर डायपोल मूवमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा जो है वो 0 से 90 की तरफ वेरी करे, तो मैं क्या बोलूंगा, टॉर्क विल इंक्रीज। इंक्रीज करेगी कहां से कहां तक, 0 टू पीई। और 90 से 180 के बीच में टॉर्क क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज करती है कितनी, पीई टू 0। इसका मतलब कभी भी यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं लगती है, ध्यान देना। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी कांस्टेंट टॉर्क नहीं लगती, वेरिएबल टॉर्क है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल टॉर्क, ये हमेशा याद रखना। आ गया समझ में यहां तक। यस सर। अब मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, ये तो आपने टॉर्क बताई, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। तो मैं इसे हटा के ना थोड़ा सा आगे कर देता हूं, आगे कर देता हूं, और यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, यहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल। नेट फोर्स मतलब डाइपोल पे कुछ फोर्स भी लग रही है, कुछ नेट फोर्स भी लग रही है। अब मुझे बताओ डाइपोल पे कितनी फोर्स लग रही है, बताएगा कोई। इस चार्ज को प्लस क्यू को राइट हैंड साइड में खींचा जा रहा है कितनी फोर्स से, क्यू ई फोर्स से, और माइनस क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में खींचा जा रहा है क्यू ई फोर्स से। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दिख रहा है। जीरो लगेगी। तो कितनी हो जाएगी, 0। तो ध्यान देना हमेशा 0 ही लगती है, 0। आ रहा है समझ में। यस सर। अब थोड़ा सोच के बताओ, सोच के बताना। अगर मैं आपसे बोलूं कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अगर मैं नेट आपसे बोलूं फोर्स कि एक जीरो। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब क्या होता है, उस पे नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स 0 लगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, हमने पढ़ा था नेट फोर्स 0 लगे, लेकिन एक्चुअल में दोनों चीजें 0 लगनी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ध्यान दे रहे हो। यस सर। तो डाइपोल पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 लगनी चाहिए। अब देखो ऐसी दो ही पोजीशन आ रही है जब नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क 0 लग रही है, देखो कौन सी है, बताएगा कोई। जीरो और 180। हाँ, तो जब थीटा 0 होगा मतलब या जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों देखो टॉर्क भी 0 लग रही है और नेट फोर्स भी 0 लग रही है। लेकिन यहां देखो अगर 90 पे देखोगे तो नेट फोर्स तो 0 लग रही है उस पर, लेकिन टॉर्क 0 नहीं लग रही, टॉर्क पी आ गई। और मैंने आपको बताया था कि 0 से 90 के बीच में टॉर्क बढ़ती है, यानी कि 0 पे ही 0 हो सकती है, जब थीटा 0 होगा तभी 0 हो सकती है, बाकी में नहीं होती, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप देखोगे 90 से 180 के बीच में, तो कहीं पे भी आप देखोगे तो टॉर्क 0 नहीं है, लेकिन नेट फोर्स 0 लग रही है। 180 पे क्या हुआ, 180 पे क्या हुआ, टॉर्क 0 है और नेट फोर्स भी 0 है, ध्यान देना। तो ऐसी दो ही पोजीशन आती हैं जब डाइपोल जो होता है वो कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, द डाइपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम at two angles only. कौन कौन सा, थीटा 0 एंड थीटा
180. At these two angles, the net force and net torque acting on the dipole is 0. आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, इक्विलिब्रियम में अगर आपको याद होगा तो दो टाइप के थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है? यस सर। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, वैसे मैं अभी बता दूंगा कि थीटा 0 पे हाँ, नेट फोर्स हमेशा ही 0 लगती है डाइपोल पे, बट ध्यान देना ये सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो फिर नहीं लगती नेट फोर्स। तो नॉन यूनिफॉर्म का भी मैं आपको एक केस नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकली करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है उसका, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो हमेशा याद रखना कि ऐसी दो ही पोजीशन आएंगी जिसपे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 लगेगी, एक है 0 डिग्री और एक है 180 डिग्री। 0 डिग्री को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री को बोला जाता है अनस्टेबल। क्यों बोला जाता है ध्यान से समझना। किसी को याद है स्टेबल का मतलब क्या हुआ करता ना? मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल का मतलब क्या था। क्या हुआ करता था स्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसे चेक किया करते थे, किसी को याद है? यस, याद नहीं है सर। नहीं है याद, ठीक। सर अगर चार्ज जैसे अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, चार्ज को डिस्प्लेस किया करते थे तो अगर वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाया करता था स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला करते थे। और अगर उसको डिस्प्लेस करें और वो अपनी मीन पोजीशन पे ना आए, यानी कि स्टेबल की तरफ भागे, कहीं और भागे, तो इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। सेम चीज यहाँ पे होती है, देखो जरा कैसे, ध्यान से समझना। फिर मैं आपको लास्ट एक्सप्रेशन इसका पोटेंशियल एनर्जी बता दूंगा। तो ध्यान देना, कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा एक डाइपोल है। जैसे ही आप छोड़ोगे, इसे छोड़ दोगे, तो आपको पता है कि इस पे फोर्स लगेगी क्यू ई और इस पे लगेगी माइनस क्यू ई, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा, देखो ऐसे दिख रहा है। जब अगर आप इसे छोड़ते हो तो क्यू ई और क्यू बी ये इक्वल एंड अपोजिट रखते हो, इसे घुमा के कहां ले आएंगी, ऐसे लेके आ जाएंगी। तो आप देखो क्या होगा, ये जो चार्ज है माइनस क्यू और ये आ गया प्लस क्यू, तो डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, देखो इस तरफ आ जाएगा। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सेम डायरेक्शन में। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों है स्टेबल? इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओ, थोड़ा सा घुमा के छोड़ो, आपने घुमाया ध्यान देना, और घुमा के इस लाइन पे छोड़ दिया ऐसे, तो ये जो क्यू ई फोर्स लग रही है इसे वापस घुमा के लेके आ रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। आया समझ में? यस सर। तो इसका मतलब जब 0 डिग्री पे आप रोटेट कर रहे हो, 0 डिग्री से आपने रोटेट किया ऐसे, 0 डिग्री पे आपने इसे ऐसे था 0 डिग्री, तो ये डाइपोल मूवमेंट हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो जब आप इसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, इस ब्लैक प्लेन को ऐसे घुमे, जैसे आपने घुमा के छोड़ा तो ये वापस आ जाएगा, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सोचो, अगर मैं इसे उल्टा दे देता, ऐसे दे देता, कि अब ये डाइपोल ना कुछ ऐसे है, ध्यान देना, फोर्सफुली ऐसे रखा हुआ है, देखो
आपने इसे 180 डिग्री घुमा दिया। 180 डिग्री घुमाने का मतलब है यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। अब देखो क्या होगा, डायपोल मूवमेंट इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दिख रहा है 180 डिग्री एंगल है। अब आप इसे रोटेट करो थोड़ा सा, तो जैसे ही आप इसे रोटेट करते हो देखो क्या होगा, ये प्लस क्यू यहाँ आया और माइनस क्यू यहाँ आया। आपने ऐसे रोटेट किया, ध्यान देना, ऐसे रोटेट किया है। अब जैसे ही आप इसे छोड़ते हो तो क्यू पे फोर्स लगेगी, प्लस क्यू पे ऐसे लग रही थी, दिख रहा है सबको। यस सर। और माइनस पे कहां लगेगी, माइनस पे ऐसे लगेगी। अब बताओ ये कैसे रोटेट करेगी, इसे अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आएगी कि इसे उल्टी ही डायरेक्शन में रोटेट करवा देगी? ये जो फोर्स है जो ऐसे लग रही हैं, मैं चाहता हूं ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वापस रोटेट होता हुआ ऐसे रोटेट होता हुआ ऐसे रोटेट होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, फाइनली ऐसा आ जाएगा। देखो यस सर। तो ये अपनी पोजीशन गेन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है, ये दूसरी ही पोजीशन पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आ गया समझ में? नो सर। हाँ सर। नहीं आया? फिर समझा देता हूं, देख लो, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ध्यान से समझना। ये है डायपोल, देखो डायपोल ना ऐसे रखा था, ऐसे, यहां है माइनस क्यू, यहां है प्लस क्यू। अब ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और डायपोल मूवमेंट है इस डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। कितना एंगल है, 180 डिग्री। यस। तो इक्विलिब्रियम है, डेफिनेटली है, लेकिन ये अनस्टेबल है। क्यों? अगर आपने इसे रोटेट किया, मान लो रोटेट करके छोड़ा, ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया, इसके सेंटर के अबाउट रोटेट करो, तो जैसे ही आपने ऐसे रोटेट किया, ऐसे ऐसे रोटेट किया, तो ये चार्ज आया प्लस क्यू, यहां आ गया, ये आ गया माइनस क्यू यहां पे। प्लस क्यू पे फोर्स लगेगी ऐसे क्यू ई, और माइनस क्यू पे लगेगी इस तरफ लेफ्ट साइड में। तो अब मुझे बताओ ये फोर्स इसे कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, लेकिन इसे अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए कैसे आना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आना चाहिए था। वापस आने के लिए इसे तो ऐसे रोटेट होना चाहिए था ना, ऐसे होते आने चाहिए था। लेकिन ये जा कैसे रहा है, ये तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए ये ऐसे पहुंचेगा, देखो ऐसे रोटेट होता हुआ ऐसे। तो मैं ये बना रहा हूं, ये कैसे आ जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, यहां पे जाके पहुंचेगा, यहां जाएगा प्लस क्यू और यहां जाएगा माइनस क्यू। ये कौन सी, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कोशिश करेगा कि मैं कहां जाऊं, स्टेबल पे जाऊं, अनस्टेबल से स्टेबल पे जाऊं। तो अपनी, क्योंकि ये 180 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसे आप थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ रहे हो, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर रहा है। ये कहां भाग रहा है, किसी और ही पोजीशन पे भाग रहा है। किस तरफ भाग रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे भाग रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, क्लियरिटी होगी होगी मेरे ख्याल से यहाँ पे। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो ध्यान देना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नेट टॉर्क जीरो लगेगी, नेट फोर्स भी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ध्यान से समझना, अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी बताने वाला हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। दूसरा, अनस्टेबल पे नेट टॉर्क जीरो होता है, नेट फोर्स भी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जहां तक मेरे ख्याल है आपको पता है कि हर चीज कोशिश करती है अपनी हर हर कोई चीज दुनिया में कोशिश करती है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। जैसे हम लोग सोते हैं, तो हम सोते इसलिए हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। पूरे दिन तो हम खड़े रहते हैं, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हाइट पे होता है, ज्यादा हाइट पे होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारा मास जो है ऑलमोस्ट ग्राउंड पे रहता है। तो ग्राउंड पे रहेगा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है। तो कोशिश करती है, हर चीज जो है कोशिश करती है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। इसलिए क्या होता है, सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जब आप
8-10 घंटे सो लेते हो तो सुबह जब मम्मी उठाती हैं तो मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि कोशिश करती है बॉडी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी हर बॉडी कोशिश करती है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रह सके। तो डाइपोल क्यों नहीं करेगा? डाइपोल भी बोलेगा कि भाई मैं तो स्टेबल ही रहना चाहता हूँ, और स्टेबल कहाँ पे है? 0 डिग्री पे। 0 समझ में आ डिग्री। गया? आ गया समझ में? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वही है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे। अब ये वैसे मैं निकालूंगा, बट इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, फिर 6 बजे कंटिन्यू करेंगे। मेरा यहाँ पे मेन काम क्या है, मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब खुद सोचो, सोच के बताओ ये डाइपोल कहाँ रहना चाहता है? कौन बताएगा ये डाइपोल कहाँ रहना चाहता है? कोशिश कहाँ करेगा? 0 डिग्री पे रहे। ये कोशिश करेगा 0 डिग्री पे रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहना चाहता है, ठीक है ना? अब आप चाहते हो कि ये रोटेट होके कहाँ जाए? ये आ जाए 60 डिग्री पे। ये कुछ ऐसा है कि ये डाइपोल ऐसे था, -q + q, डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। ये चाहता है कि इसी पोजीशन पे रहूं। अब आपने छोड़ दिया तो ये अपने आप यहां पे आएगा, लेकिन अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि यहां ना रहे, ये पहुंचे यहां पे ऐसे। दिख रहा है आपने कितना रोटेट कर दिया ऐसे? 60 डिग्री ऐसे। अपने आप होगा कि करना पड़ेगा? यस अपने आप होगा। है, अपने करना आप हो, पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसे रोटेट करवाने की कोशिश करोगे, जो इलेक्ट्रिक टॉर्क लग रही थी ना, ये जो टॉर्क लग रही है, ये कोशिश करेगी इसे वापस घुमाने पे। ये कोशिश करेगी कि ये वापस कहां जाए? 0 पे आ जाए, 0 डिग्री पे आ जाए। आ रहा है ना समझ में? यस। तो आपको अगर इसे 0 से 60 तक रोटेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुली करना पड़ेगा। फोर्सफुली मतलब आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन अगर आप करोगे तो कैसा करोगे? पॉजिटिव करोगे। पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ रहा है आपको, घुमा के लेके जाना पड़ रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन है। और पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर आप पॉजिटिव वर्क डन करोगे तो आपसे एनर्जी निकलेगी और सिस्टम में घुस जाएगी। समझ में आ गया? तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यस सर। तो यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ये 6 बजे हम कंटिन्यू करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।